नमस्कार दोस्तों, सुखद है कि देश में संजना जाटव जैसे को हक मिल रहा है। दुखद है कि झूठ देश में शपथ ले रहा है। सुखद है कि आंदोलन सिर चढ़ रहा है, संविधान ताकत पकड़ रहा है, लेकिन दुखद है झूठा शपथ ले रहा है। दुख है कि स्वार्थी हरवा रहे हैं, लोकतंत्र को लूट रहे हैं। और सुखद है कि देश के प्रहरी लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने एक जन योद्धा के तौर पे, एक जननायक के तौर पे, एक न्याय योद्धा के तौर पे लड़ाई शुरू की कि न्याय मिलना चाहिए उनको जो पीछे छूट गए, न्याय मिलना चाहिए उनको जिनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय मिलना चाहिए उनको जिनको उसकी जरूरत है, उन्हें संबल मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इस मंत्र पर राजस्थान के भरतपुर से एक टिकट दी गई संजना जाटव को। एक राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल की पत्नी है, कोई राजनीतिक नहीं है। वो एक ऐसे घर में रहती है जहां एक टूटा सा कूलर है, उसके अलावा और कुछ नहीं। रहने के लिए वही 2 कमरे का जो घर है, जिसमें सास भी है, बच्चे भी हैं, पति भी है और सब है, वो संजना जाटव। उसको राहुल गांधी ने मौका दिया। वो संजना जाटव आज भारत के संसद की, लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई है। सबसे कम उम्र की सदस्य निर्वाचित हुई है। आप सोचिए, 26 साल की संजना जाटव देश की सांसद है, लोकसभा सदस्य, और उसने बड़े बड़े पूंजीपतियों और उनसे पोषित लोगों को, सत्ता से पोषित लोगों को हरा के दिखा दिया, राज दरबार को हरा के दिखा दिया। की भरतपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली संजना राजस्थान के अलवर जिले में दलित बहुल समूची गांव की रहने वाली हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मैंने भी अभी विधानसभा का जब चुनाव लड़ा था, जिससे 409 वोट से हार गई, तो मुझे पता है कि एक एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा अहम होती है। संजना की उम्र महज 26 साल है। वो राजस्थान से निर्वाचित होने वाली सबसे कम उम्र की सांसद हैं। संजना घर पर 2 बच्चों की मां, बहू और पत्नी की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। साल 2016 में 12वीं पास करते ही संजना की शादी पुलिस कांस्टेबल कप्तान सिंह से हुई। संजना के राजनीतिक करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत जिला परिषद सदस्य के तौर पर हुई। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अलवर की कठूमर सीट से संजना को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो महज 409 वोट से चुनाव हार गईं। लेकिन पार्टी ने फिर संजना पर भरोसा किया और लोकसभा चुनाव में उन्हें भरतपुर से प्रत्याशी बनाया। इस बार संजना ने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद राम स्वरूप कोली को 51,983 वोट से हरा दिया। हारने के बाद में उस तरीके से महसूस नहीं होने दिया कि आप हार गए हो। पार्टी ने हारा हुआ ना समझते मुझे दोबारा टिकट दिया है, और अब भी उन्हीं के विश्वास से आज मैं इस जगह, और सांसद मैं नहीं, सांसद मेरी जनता है भरतपुर की पूरी। संजना की ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में बीजेपी को मात दी। उसने कहा, हम ही हैं। यह सुखद है, लेकिन दुखद है कि ऐसे लोग शपथ लेंगे जो झूठ बोलते हैं, जो बलात्कारियों का संरक्षण करते हैं, जो इस देश को बेचते हैं, जो इस देश के जमीनों को चाइना को कब्जा कराते हैं। वह लोग शपथ लेंगे जो लगातार
नफरत फैलाते हैं वह लोग शपथ लेंगे। जो भुखमरी गरीबी लाते हैं वह लोग शपथ लेंगे। जो महंगाई लाते हैं, जो लोगों में भेदभाव करते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, वो शपथ लेंगे। लेकिन सुखद है कि उनसे लड़ने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन खड़ा है। वो लड़ रहा है, जवाब दे रहा है, लेकिन झूठे दल बदलू सत्ता के लिए शपथ लेंगे। वो शपथ लेंगे अपने निजी हितों के लिए। इस पर जिक्र करूंगा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू 11 फरवरी 2019 को कि चंद्रबाबू नायडू अपने खुद ससुर की पीठ में छुरा भोंकने वाले व्यक्ति, और चंद्रबाबू नायडू ने भी 3 अप्रैल 2019 को कहा था कि नरेंद्र मोदी जैसा हार्डकोर आतंकवादी जिसने इस तरीके से किया है, बर्बाद किया है, वहीं मर जाना कबूल है पर बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं कहने वाले नीतीश कुमार, जो 2023 में पिछले साल ही कहा था, और वो बैठे हुए हैं गोद में। और वो अमित शाह शपथ लेंगे जो कहते थे, स्पष्ट कहता हूं नीतीश बाबू की एंट्री बंद है, उनकी एनडीए में एंट्री बंद है। आप समझ सकते हैं जो लोग इस तरह कहते थे वो आज शपथ ले रहे हैं। लेकिन ये हालात क्यों हुए हैं कि वो शपथ ले पा रहे हैं? क्योंकि गलतियां हुई हैं, कुछ कांग्रेस से, कुछ टीएमसी से, कुछ तेजस्वी से, कुछ अखिलेश से, कुछ और साथियों से। तो ऐसी सबसे बड़ी गलती हुई है मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस ने जिन लोगों पर भरोसा किया वही गद्दार थे। वो अपने लिए सिर्फ मर रहे थे और स्थिति ये हुई, ना अपने को बचा सके न पार्टी को। और जो पार्टी के समर्पित थे, अर्जुन सिंह के परिवार जैसे लोग, अजय सिंह जैसे लोग, उनको किनारे रखा गया था। तमाम सारे उन लोगों को जो समर्पित थे उन्हें जगह नहीं दी गई थी। हालात ये हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो हार की वजह है उसमें बड़ा कारण है कि सिर्फ कुछ लोग ही सब कुछ काबूज रहना चाहते थे। वह नाराजगी देखने को मिली और उस कारण से एक हार आई। हार की एक वजह देखने को मिली कि गुजरात पर ध्यान नहीं दिया गया, नहीं तो वहां पर 2 सीटें और जीती जा सकती थी। इसके बाद जो अति आत्मविश्वास में खो गए तेलंगाना के कांग्रेसी, और उस कारण से वहां पर 2 सीटें जो कम से कम और जीत सकते थे वो नहीं जीत पाए। और अति आत्मविश्वास में खो गए कर्नाटक के कांग्रेसी, जिन्होंने वहां पर 6 सीटें और जीत सकते थे, वह नहीं जीत पाए। अति आत्मविश्वास में और सिर्फ अपनी सरकार बचाने के चक्कर में खो गए हिमाचल के लोग, और लोकसभा में वह विजय नहीं दिला पाए। वहां पर भी कम से कम 2 सीटें जीती जा सकती थी। और इसी तरीके से स्वार्थ में फंस गए तमाम सारे लोग, समझ नहीं पाए, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक मौका खो गए, और वह मौका खोना निश्चित रूप से दुखद था। इसी तरीके से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो तमिलनाडु, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथियों को 7 सीटें देने को राजी नहीं थी। नतीजतन
उन्होंने 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, नहीं तो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पे हार जाती। 10 सीटें हारने का था और सुपड़ा भी साफ हो सकता था, लेकिन ममता की इस जिद ने न उन्हें फायदा दिया न दूसरे को, और भाजपा वहां पर जिंदा रहे। इसी तरीके से जो नुकसान हुआ वो बीजेडी सदैव भाजपा के पीछे खड़ी रही, उसने लोकतंत्र को नुकसान किया। तेजस्वी ने जो अपनी जिद के कारण कई लोगों को टिकट नहीं देने दिया, कई गलत टिकट बांटे, उसका नतीजा ये कि खो गए कई। और नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, अजय राय ने बनारस को गंभीरता से नहीं लिया और वो हरा नहीं सके। अखिलेश यादव ने लखनऊ सीट कांग्रेस को देने की बजाय खुद लड़ने का फैसला किया, उससे नुकसान हुआ। वह सीट भी जीती जा सकती थी। फर्रुखाबाद सीट जीती जा सकती थी, वो भी कांग्रेस को देकर। और बांसगांव सीट जीती जा सकती थी थोड़ी सी मेहनत और करके। फूलपुर सीट जीती जा सकती थी थोड़ी सी और मेहनत करके। तो इस तरह से जो कई सीटें हैं जो लूज किए वो आ सकती थी, उनको नुकसान हुआ है। जो मेहनत की जा सकती थी कुछ और सीटों पे, वह नहीं की गई, नतीजतन कई सीटें लूज की गई। और इसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी है उसने हर जगह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का, लोकतंत्र के गद्दार का काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो तो जीरो हुई, लेकिन लोकतंत्र गलत हाथों में चला गया, दलितों के ऊपर अत्याचार करने वालों के साथ चला गया और दलितों का अत्याचारी बलात्कारी शपथ ले रहा है। तो यह समझ सकते हैं। तो इस तरह से युवाओं का भविष्य छीनने वाला, बेरोजगारी लाने वाला शपथ ले रहा है, क्योंकि नीट जैसे तमाम पेपर लीक करने वाले आज सत्ता में जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में लड़ने का फैसला किया है, तो आज वो लड़ रहे हैं नीट के नाम पर जो गलत हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी कि युवा विंग श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में संसद भवन का घेराव कर रही है, लाठी खा रही है, वाटर कैनन के गोलों से पीटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके वो इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी बात, तो यही लड़ाई लड़ने वाले चाहिए। तो अब कांग्रेस लड़ रही है, लड़ती दिख भी रही है, सड़क से संसद तक। बस यह स्पिरिट रहनी चाहिए। उन गद्दार मीडिया ने जो लोकतंत्र के गद्दार का काम किया है, नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा महामानव, आदि पुरुष और न जाने क्या क्या दिखा करके, अवतारी बता के, अविनाशी बता के ऐसा एक गलत माहौल बनाया कि उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। नतीजतन 60% लोग इसका शिकार हुए और इस कारण नरेंद्र मोदी को 240 सीटें आई, नहीं तो 180 के नीचे सिमट जाते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी तो खत्म थे, इस गोदी मीडिया ने, चरण चुंबक मीडिया ने उन्हें मदद की है। यह सब जय